हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर बिना देरी के बताएंगे, जहां सबसे पहले बताएंगे कनाडाई पीएम की मौजूदगी में खालिस्तान समर्थक नारेबाजी का भारत ने किया सख्त विरोध। उप उच्चायुक्त को किया तलब, भारत ने कनाडाई राजनयिक को बुला लिया। जी हां दोस्तों, तो वही बताएंगे पर्दे के पीछे वार्ता चाहती थी तिब्बत की निर्वासित सरकार, भारत का हवाला दे चीन ने दे दिया तगड़ा झटका। बताएंगे क्या है खबर, आखिर तिब्बत की निर्वासित सरकार ऐसा क्यों करने वाला था। साथ ही क्या बेंजामिन नेतन्याहू होंगे गिरफ्तार, आईसीसी जारी कर सकती है अरेस्ट वारंट। बताएंगे क्या है बड़ी खबर, इजराइल में होने वाला है बड़ा खेल। तो वहीं बताएंगे कैसे पाकिस्तान के मौलाना डीजल का संसद में छलका दर्द, कहा भारत सुपर पावर बन रहा है और हम भीख मांग रहे हैं। जी हाँ, एक से एक बड़ी खबर बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने भारत का पुरजोर समर्थन करते तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात करें पहली बड़ी खबर की, जहां कनाडाई पीएम की मौजूदगी में खालिस्तान समर्थक नारेबाजी का भारत ने किया सख्त विरोध। भारत ने कनाडाई राजनयिक को कर लिया तलब। बता दें, खालिस्तान प्रेमी कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के भाषण के दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारेबाजी के बाद भारत ने भी अब सख्ती दिखाई है। भारत ने कनाडा के उप उच्चायुक्त को तलब किया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस मामले में गहरी आपत्ति जताई गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने इस मामले को लेकर गहरी चिंता और आपत्ति जताई है और कहा है कि आखिर इतने खास कार्यक्रम में इस तरह के तत्वों को अनुमति कैसे दी जा सकती है। एक बार फिर सामने आ गया है कि कनाडा अलगाववाद, कट्टरपंथ और हिंसा को बढ़ावा दे रहा है। इस तरह की घटनाओं से न केवल भारत और कनाडा के संबंध खराब हुए हैं, बल्कि कनाडा में भी अपराध का माहौल बना है। इससे कनाडा के नागरिकों के लिए भी खतरा पैदा हो गया है। दरअसल जस्टिन ट्रूडो अपना खालिस्तान प्रेम दिखाने ही पहुंचे थे। टोरंटो में मनाए गए खालिस्तान डे पर वो भाषण देने पहुंचे थे। उन्हें उनके स्वागत में ही खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लगे। तो वहीं ट्रूडो ने भी उनका सपोर्ट करते हुए कसम खाया कि वो सिख समुदाय की स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। आपको बता दें, एक समय था जब जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के भी बेबुनियाद आरोप लगाए थे। भारत उसको भी भुला नहीं सकता। जी हाँ, वैसे में कनाडाई राजनयिक को भारत ने तलब किया। अब देखना ये होगा कि क्या एक्शन लिया जाता है और भारत की तरफ से। लेकिन एक चीज तो कंफर्म है कि आने वाले सालों में कनाडा के साथ भारत के रिश्ते मधुर होने नहीं वाले। मानते कि नहीं आप लोग दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा, क्योंकि जब तक जस्टिन ट्रूडो एज अ पीएम है कनाडा के, भारत के साथ संबंध तो बिल्कुल नहीं सुधरने वाले। देखते क्या राय है भारत के साथ ही साथ आपको बता दें, पर्दे के पीछे वार्ता चाहती थी तिब्बत की निर्वासित सरकार, भारत का हवाला दे चीन ने झटका दिया हाथ। बता दे, तिब्बत की निर्वासित सरकार और चीन के बीच पर्दे के पीछे बातचीत शुरू होने की खबरें आने के एक दिन बाद ही चीन ने केंद्रीय तिब्बती प्रशासन यानी सीटीए को झटका दे दिया है। चीन ने कहा है कि वो केवल दलाई लामा के प्रतिनिधियों से ही बातचीत करेगा, भारत में निर्वासित तिब्बती सरकार के अधिकारियों से नहीं। हालांकि बीजिंग ने तिब्बत के सर्वोच्च बौद्ध आध्यात्मिक नेता दलाई लामा की स्वायत्तता की लंबे समय से जारी मांग पर बातचीत से इनकार कर दिया। बीजिंग के बातचीत से इनकार करने के बाद निर्वासित तिब्बती सरकार ने दोहराया है कि पारस्परिक बातचीत से ही चीन तिब्बत संघर्ष का समाधान हो सकता है और तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता दिलाने की ओर आगे बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सिक्योंग या राजनीतिक नेता पेनपा तसेरिंग ने पिछले सप्ताह धर्मशाला में पत्रकारों के एक छोटे समूह को बताया है कि निर्वासित तिब्बती सरकार ने तिब्बत के मुद्दे का समाधान खोजने के तरीकों की खोज के लिए चीन के साथ बैक चैनल संचार खोला था। हालांकि उन्होंने कहा कि इससे तत्काल किसी तरह की सफलता की कोई उम्मीद नहीं है। तो वही बता दें, क्या बेंजामिन नेतन्याहू होंगे गिरफ्तार, आईसीसी जारी कर सकती है अरेस्ट वारंट। एक्शन में आया इजराइल। दरअसल हमास के खिलाफ जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी आईसीसी गाजा में युद्ध से संबंधित आरोपों पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और शीर्ष इजरायली अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने की तैयारी कर रहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल ने रविवार को इजरायली सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की संभावित योजना को रोकने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद वारंट को रोकने के लिए अभियान का नेतृत्व कर रही है। विदेश मंत्रालय भी इसमें शामिल है। एक इजरायली राजनयिक ने कहा कि हम हर संभावित जगह पर काम कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आशंका है कि आईसीसी का सबसे प्रमुख आरोप होगा कि इजराइल ने गाजा में फलस्तीनियों को जानबूझकर भूखा रखा है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इजराइल से बातचीत में अधिकारी ने हिब्रू भाषा की मीडिया की उन रिपोर्टों की पुष्टि की है कि आईसीसी को आगे बढ़ने से रोकने के लिए किए गए आखिरी कूटनीतिक प्रयास में अमेरिका भी शामिल था। इजरायली एक्सपर्ट बेन कैस्पिट ने कहा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने और अन्य शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की संभावना पर नेतन्याहू
नेतन्याहू असामान्य तनाव में है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नेतन्याहू को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। बहरहाल देखना ये होगा कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय गिरफ्तारी वारंट जारी करता है कि नहीं। साथ ही साथ बता दें, अमेरिकी मीडिया ने फिर उठाई भारत पर उंगली, लिखा रॉ अधिकारी ने पन्नू को मारने के लिए रखी थी हिट टीम। जी हाँ, खालिस्तानी आतंकी पन्नू के मामले में अमेरिकी मीडिया ने लिया खुफिया एजेंसी रॉ का नाम, बताया किसने चुनी हिट टीम। दरअसल खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश के मामले में अमेरिकी मीडिया ने भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ पर आरोप लगाया है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी एक रिपोर्ट में रॉ के एक अधिकारी विक्रम यादव पर पन्नू की हत्या के प्रयास में शामिल होने की बात कही है। पोस्ट ने दावा किया है कि विक्रम यादव ने पन्नू को अपने प्राथमिक टारगेट की लिस्ट में रखा था और उसकी हत्या के लिए शूटर की टीम को चुना था। यादव ने पन्नू के बारे में जानकारी भी हिट टीम को भेजी थी। रिपोर्ट में अज्ञात पूर्व अमेरिकी और भारतीय सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से दावा किया गया है कि यादव ने पन्नू के न्यूयॉर्क स्थित आवास का पता समेत संपर्क की जानकारी संभावित हत्यारों को भेजी थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि यादव ने हत्यारों की टीम से कहा था कि जैसे ही ये पुष्टि होगी कि अमेरिकी नागरिक पन्नू घर पर है, हमारी तरफ से अगला कदम बढ़ाया जाएगा। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में अधिकारियों के हवाले से कहा गया था कि भारतीय अधिकारी ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए एक एजेंट से संपर्क किया था। इस एजेंट को पन्नू को मारने की जिम्मेदारी दी गई थी। अब ऐसे में अमेरिका भी अपने हरकतों से बाज आता दिखाई नहीं दे रहा, तो वो लगातार पन्नू की हत्या की साजिश में, हत्या की कोशिश के साजिश में भारत को लपेटने की कोशिश कर रहा है। जबकि अमेरिकी आरोपों को सामने आने के बाद भारत सरकार ने मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की थी, लेकिन फिर एक बार माहौल को गर्म करने की कोशिश की जा रही है भारत में चुनाव के समय। आखिर अमेरिका क्या चाहता है, आपको क्या लगता है दोस्तों? साथ ही साथ बता दें, भारत सुपर पावर बन रहा है और हम भीख मांग रहे हैं। जी हाँ, पाकिस्तान के मौलाना डीजल का संसद में छलका दर्द, पाकिस्तानी आर्मी पर भी भड़के। दरअसल पाकिस्तान के राजनेता चाहे जितना भारत का विरोध करें, लेकिन एक बात अब वो भी मानने लगे हैं कि हिंदुस्तान उनसे बहुत आगे निकल चुका है। अब एक कट्टर भारत विरोधी पाकिस्तानी मौलाना और राजनेता ने पाकिस्तान की संसद के भीतर भारत की जमकर तारीफ की है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। मौलाना डीजल के नाम से मशहूर पाकिस्तानी सांसद और जमीयत उलेमाए इस्लाम पाकिस्तान के अध्यक्ष मौलाना फजलुर रहमान का भारत को लेकर दर्द सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि आज भारत सुपर पावर बनने की तैयारी कर रहा है और पाकिस्तान दुनिया के देशों के सामने आर्थिक मदद के लिए हाथ फैलाए खड़ा रहता है। पाकिस्तान की मौजूदा हालत बताते हुए फजलुर रहमान ने भारत और पाकिस्तान की तुलना कर डाली। पाकिस्तान की संसद में बोलते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हम अपनी मर्जी से कानून भी नहीं बना सकते हैं। इस पार्लियामेंट के ऊपर हम सब फख्र करते हैं कि हम वीवीआईपी हो गए हैं। हिंदुस्तान और हम यानी पाकिस्तान एक ही दिन आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर पावर बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालिया बनने से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? घूमकर बात राजनेताओं पर आती है, यानी कि एक कट्टर पाकिस्तानी, एक कट्टर भारत विरोधी पाकिस्तानी मौलाना के मुंह से यह बयान वाकई में दर्शाता है कि अब पाकिस्तान भी समझ चुका है कि भारत अब तुम्हारे पकड़ में नहीं आने वाला। भारत बहुत आगे निकल चुका है। अब तुम ख्वाबों में ही भारत के साथ बराबरी के ख्वाब देखना। साथ ही साथ इस पर एक भारतीय होने के नाते आपकी क्या राय होगी दोस्तों? कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा। और आज जो पाकिस्तान की ये हालत हुई है, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है बताना मत भूलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि बांग्लादेशी हमें छेड़ते हैं, ईरान में होटल नहीं मिलता। जी हाँ, पाकिस्तानी पासपोर्ट की दुनिया में खस्ता हालत पर छलका पाकिस्तानियों का दर्द। जी हाँ, पाकिस्तान की विदेश नीति और दुनिया में देश के पासपोर्ट की कम होती अहमियत पर अक्सर ही वहाँ की आवाम बात करती रही है। हाल ही में पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले एक संस्था ने 2024 का इंडेक्स जारी किया था। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित इस लिस्ट में पाकिस्तान का पासपोर्ट शीर्ष 100 के बाहर है। पाकिस्तान के पासपोर्ट की कमजोर हैसियत पर वहाँ के लोगों ने जमकर अपनी सरकार की आलोचना की। यूट्यूबर सुहेल से बात करते हुए इंजीनियर नोमान भट्टी यानी पाकिस्तानी ने कहा कि पाकिस्तान के पासपोर्ट की दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है। हमारा पासपोर्ट बस उन मुल्कों में ही बेहतर है जहाँ कोई जंग चल रही है। जो ठीक ठाक मुल्क है वो सब हमसे बेहतर है। हमारे हरे हरे पासपोर्ट देखकर लोग लाल हो जाते हैं। इसकी वजह यह है कि हमने मोरल वैल्यू का ध्यान कभी नहीं किया। साथ ही उनका कहना है कि हम पाकिस्तान से भी पिछड़ जाएंगे। तो वहीं और भी बहुत सी बातें कही है दोस्तों, आप अंदाजा अब लगा ही सकते हैं क्या हालत है पाकिस्तान की। तो वहीं बता दें, अर्जेंटीना के बाद अब मिडिल ईस्ट में भी चीन ने मुंह की खाई। अमेरिका ने सऊदी अरब में बिगाड़ा ड्रैगन का खेल। क्या है खबर बताते, अर्जेंटीना को अपना फाइटर प्लेन बेचने में नाकाम रहे चीन को अब मध्य पूर्व में भी मुंह की खानी पड़ी है। चीन अपना युद्धपोत सऊदी अरब को बेचने के लिए सारी चाल सेट कर चुका था। मध्य पूर्व में अपनी नौसेना को मजबूत कर रहे सऊदी अरब के साथ अरबों डॉलर
न्यूक्लियर के सौदे को लेकर चीन पूरी तरह आश्वस्त था, लेकिन एन वक्त पर रियाद ने बीजिंग का ऑफर ठुकराकर स्पेन के साथ डील फाइनल कर ली। सऊदी अरब के किक आउट होने के बाद चीन अब तिलमिला कर रह गया है। मजे की बात तो यह है कि अर्जेंटीना में चीन का गेम खराब करने वाला अमेरिका ही सऊदी अरब में भी उसके लिए कांटा बन गया। एक्सपर्ट के मुताबिक अमेरिकी दबाव के चलते ही रियाद ने चीन से विध्वंसक जहाज खरीदने का फैसला आखिरी वक्त में बदल दिया था। जी हाँ, साथ ही बता दें, जब अमेरिका में इजराइल विरोधी प्रदर्शनों के बीच इस पाकिस्तानी ने लगाए जय श्री राम के नारे, बता दें अमेरिका में इजराइल विरोधी और फलस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। बीते एक हफ्ते से अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में छात्र गाजा में हो रहे कथित नरसंहार के खिलाफ सड़कों पर हैं। अब तक 900 से ज्यादा छात्रों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इजराइल विरोधी प्रदर्शनों के बीच एक पाकिस्तानी नागरिक जय श्री राम के नारे लगातार सुनाई दे रहा है। शयन कृष्णा नाम के यूजर ने इस वीडियो को पोस्ट किया है, ट्विटर पर देख भी पा रहे होंगे आप। साथ ही इस वीडियो में जय श्री राम के नारे शयन कृष्णा ही लगा रहे हैं। उन्होंने इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि फलस्तीनी प्रदर्शनकारी भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं तो मैंने क्या किया, जय श्री राम। दरअसल शयन कृष्णा कुछ महीने पहले तक एक मुस्लिम थे, लेकिन पिछले साल जून में उन्होंने अपना इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म को अपना लिया था। साथ ही साथ बता दें, तुर्की के खलीफा एर्दोगन को बड़ा झटका। इस्तांबुल के मेयर ने इजराइल से लड़ रहे हमास को बताया आतंकी संगठन। जी हाँ, इस्तांबुल के मेयर इकरम इमामोगलू ने रविवार को कहा है कि इजराइल पर बीते साल 7 अक्टूबर को हमला करने वाले हमास को आतंकी संगठन घोषित करना चाहिए। तुर्की के सबसे बड़े शहर के मेयर इमामोगलू के बयान को राष्ट्रपति और खुद को मुस्लिम दुनिया का खलीफा समझने वाले रेसेप तैयब एर्दोगन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इमामोगलू का बयान राष्ट्रपति एर्दोगन के स्टैंड से एकदम उलट है, जिसमें वे हमास को फलस्तीनी लोगों के लिए लड़ने वाला संगठन कहते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति ने हाल ही में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिया से मुलाकात की थी, लेकिन उनके विरोधी इमामोगलू के बयान ने साफ कर दिया है कि तुर्की में अब हमास के खिलाफ आवाज उठने लगी है। जी हाँ, अमेरिकी मीडिया हाउस CNN से इमामोगलू ने ये बातें कही। तो वहीं आपको बता दें, त्रिनिदाद टोबैगो में हनुमान चालीसा जप का आयोजन। लंदन के मेयर पद की दौड़ में भारतीय मूल के तरुण गुलाटी। जी हाँ, त्रिनिदाद और टोबैगो में भारतीय मूल के लोगों ने महाकाव्य हनुमान चालीसा जप का आयोजन किया। 27 अप्रैल को भारतीय उच्चायोग के संरक्षण में और राजस्थानी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। कार्यक्रम में भारत के उच्चायुक्त डॉक्टर प्रदीप कुमार राज पुरोहित मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। जी हाँ, तो वहीं बता दें, लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने फिर दागी ताबड़तोड़ मिसाइल निशाने पर क्यों सऊदी अरब का माल। बता दें, यमन के हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में सोमवार को एक कंटेनर पोत को निशाना बनाकर कथित रूप से मिसाइल से हमला किया। अधिकारियों ने जानकारी दी। इस अहम समुद्री मार्ग पर अंतर्राष्ट्रीय पोतों के खिलाफ उनके अभियान की कड़ी में ये नया हमला है। ब्रिटेन की सेना की यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने कहा कि यह हमला यमन में मोखा के अपतटीय क्षेत्र में हुआ। इसके अलावा उसने और कई जानकारियां उपलब्ध नहीं कराई। उसने क्षेत्र से गुजरने के बाद के दौरान पोतों से सतर्कता बरतने का आग्रह किया। निजी सुरक्षा कंपनी अम्ब्रे ने कहा कि माल्टा का ध्वज लगे कंटेनर पोत को ताबड़तोड़ 3 मिसाइल के जरिए निशाना बनाया गया है। तो वहीं बता दें, आखिर क्या चाहता है ईरान, बनाया आत्मघाती हमला करने वाला ड्रोन। जी हां, ईरानी सेना ने रविवार को आत्मघाती हमला करने वाला एक नया ड्रोन पेश किया जो टारगेट से टकराकर विस्फोट कर देगा। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रशिया इस तरह के ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहा है। सरकारी समाचार एजेंसी तस्मीन के अनुसार नया ईरानी ड्रोन, जिसे अब तक सार्वजनिक रूप से कोई नाम नहीं दिया गया है, रूसी जाला लांसेट ड्रोन के जैसा है, जिसका पहली बार 2020 में निर्माण किया गया था। तस्मीन ने रिपोर्ट में नए ड्रोन का एक वीडियो भी प्रकाशित किया है। तो वहीं बता दें, राफेल खरीदकर भारत ने बदल दी फ्रांस की किस्मत। दुनिया में खरीदने की लगी रेस। अमेरिकी F-35 को नहीं पूछ रहा अब कोई। जी हाँ, हवा का झोंका राफेल बवंडर में तब्दील होता जा रहा है। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 लाइटनिंग 2 को यानी सेकंड को एक के बाद एक तगड़े झटके मिल रहे हैं और ऐसी रिपोर्ट है कि संयुक्त अरब अमीरात के F-35 से मुंह मोड़ने के बाद एक और इस्लामिक देश F-35 नहीं खरीद पाएगा। हालांकि इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि मध्य पूर्व में किसी देश के साथ F-35 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की डील करके अमेरिका अपने सबसे करीबी सहयोगी इजराइल को नाराज नहीं करना चाहता है, जिसका जबरदस्त फायदा राफेल लड़ाकू विमान को मिल रहा है। तो वहीं बता दें, टिकटॉक बैन मामले में भारत का फैसला अमेरिकी कोर्ट में बन सकता है नजीर। मोदी सरकार के नक्शे कदम पर जो बाइडेन। जी हां, चीन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका भारत का सहारा ले सकता है। अमेरिका के फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन यानी FCC के कमिश्नर ब्रेंडर केयर ने कहा है कि टिकटॉक
टिकटॉक के खिलाफ भारत का निर्णायक कदम संयुक्त राज्य अमेरिका में कानूनी कार्रवाई को प्रभावित कर सकता है। फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन के कमिश्नर ब्रेंडन केयर ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि भारत ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो कानून कदम उठाया है उसका असर अमेरिका की अदालतों पर पड़ सकता है। जी हाँ, ऐसा माना जा रहा है कि अमेरिकी सीनेट से भी प्रतिबंध को मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द से जल्द टिकटॉक को अमेरिका में बैन किया जा सकता है। जी हाँ, ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिकी अदालत में भी भारत के फैसले का बड़ा असर देखने को मिल रहा है? अगर आप भी मानते हैं वाकई में ऐसा है तो चिंता मत करिए, जल्द ही अपना भारत नंबर 1 पावरफुल कंट्री बनने वाला है। साथ ही साथ बता दें, अमित शाह के फेक वीडियो मामले में असम कांग्रेस का पदाधिकारी हुआ गिरफ्तार। जी हाँ, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने सोमवार को कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फर्जी वीडियो कथित तौर पर साझा करने के आरोप में एक व्यक्ति को कल गिरफ्तार किया गया। शर्मा ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट करके बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति 31 वर्षीय रीतम सिंह असम कांग्रेस से जुड़ा है और पार्टी के वॉर रूम संयोजक के तौर पर काम करते हैं। तो वहीं बता दें, दिल्ली पुलिस के नोटिस पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम डरने वाले नहीं है, यह चुनाव जीतने के लिए पीएम का नया पैंतरा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के फर्जी वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को तलब किया है। नोटिस पर उन्होंने कहा कि वे इस नोटिस से डरने वाले नहीं है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक चुनाव जीतने के लिए ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब वे दिल्ली पुलिस का भी इस्तेमाल करने लगे हैं। कर्नाटक के स्टेडियम में एक रैली को संबोधित करते हुए रेड्डी ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया गया था, इस वजह से दिल्ली पुलिस के जवान नोटिस लेकर तेलंगाना कांग्रेस दफ्तर पहुंच गए। वे तेलंगाना कांग्रेस के अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने आए थे। इसका क्या मतलब है? अब पीएम मोदी चुनाव जीतने के लिए दिल्ली पुलिस का इस्तेमाल करेंगे। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई खत्म हो गए हैं क्या? यहाँ कोई डरने वाला नहीं है। हम ऐसे लोग हैं जो जवाब देते हैं। तेलंगाना और कर्नाटक चुनाव में भाजपा को निश्चित रूप से हार मिलेगी, ये कहना है दोस्तों रेवंत रेड्डी का अमित शाह जी के उस फेक वीडियो को लेकर। ऐसे में इस पर आपकी जो भी राय हो बताएगा जरूर। तो वहीं आपको बता दें, मोदी अभी जिंदा है। जी हाँ, धार्मिक आरक्षण पर उठ रहे सवालों के बीच पीएम मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा, बता दें। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के लिए अब तमाम पार्टियां जुट गई हैं। महाराष्ट्र के पुणे में पीएम नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी जी ने कांग्रेस के कर्नाटक मॉडल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जब तक जिंदा है ये धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा। कांग्रेस कर्नाटक मॉडल डेवलप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को लताड़ा है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने रातों रात फतवा निकालकर मुसलमानों को ओबीसी बना दिया और आरक्षण पर डाका डाल दिया। इंडिया वाले सुन ले, यानी इंडिया गठबंधन वाले सुन ले कि मोदी अभी जिंदा है और जब तक मोदी जिंदा है ये धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होने देगा, ये देश नहीं होने देगा, वरना देश इनके अस्तित्व को राजनीतिक नक्शे से इन्हें बाहर फेंक देगी। जी हाँ, तो वहीं राहुल गांधी पर हमला करते हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे की बातें खतरनाक हैं। खुद कांग्रेस के लोग इनके कारण कांग्रेस छोड़कर निकल रहे हैं। नौजवान जिन्होंने जिंदगी के महत्वपूर्ण 15 से 20 साल कांग्रेस को दिए, आज कांग्रेस छोड़कर निकल रहे हैं। वे कांग्रेस से निकलकर एक ही बात कह रहे हैं कि कांग्रेस को माओवादियों ने कब्जे में ले लिया है, यानी पूरे तरीके से एकदम कटाक्ष करते हुए पीएम मोदी जी ने कांग्रेस पर यह बड़ी बातें कही है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि पीएम मोदी जी का भाषण हो रहा था, इसी बीच भीड़ के बीच बच्ची लहरा रही थी। पेंटिंग नजर पड़ते ही पीएम मोदी ने एसपीजी को दिया ये खास निर्देश। दरअसल पीएम मोदी जी कर्नाटक के बालाकोट में रैली कर रहे थे। रैली के दौरान एक बहुत ही मार्मिक क्षण भी सामने आया, जब एक लड़की ने भीड़ के बीच पीएम मोदी और उनकी मां की पेंटिंग को अपने हाथ में लेकर लहराने लगी। लड़की के हाव भाव से प्रभावित होकर पीएम मोदी ने व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया और सुरक्षा कर्मियों को पेंटिंग उनके पास लाने का निर्देश दिया। इसके अलावा पीएम मोदी ने उस लड़की को पेंटिंग पर नाम और पता लिखने के लिए भी कहा। पीएम ने वादा किया कि वो उसे चिट्ठी जरूर लिखेंगे। जी हाँ, तो वहीं आपकी जानकारी का आपको बता दें, काशी से पहले अयोध्या में होगा पीएम मोदी जी का मेगा रोड शो। तारीख तय हो चुकी है, तैयारी में जुट चुकी है भारतीय जनता पार्टी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काशी में अपने नामांकन और रोड शो से पहले अयोध्या में रोड शो करेंगे। इसकी डेट भी फाइनल हो गई है। 5 मई को पीएम मोदी जी अयोध्या आएंगे और रोड शो करेंगे। इसके लिए भाजपा ने तैयारियां शुरू कर दी है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में वाल्मीकि एयरपोर्ट के लोकार्पण के समय 30 दिसंबर को रोड शो किया था। प्रधानमंत्री के रोड शो की जानकारी मिलने पर पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। बता दें, महानगर अध्यक्ष कमलेश श्रीवास्तव ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 मई को अयोध्या आ रहे हैं, जिसमें उनका रोड शो का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर केंद्रीय व प्रदेश नेतृत्व से जरूरी निर्देश दिए जा रहे हैं। अभी फिलहाल रूट और कितनी दूरी तक रोड शो होगा इस पर मंथन चल रहा है। साथ ही बता दें, उत्तराखंड में पतंजलि की दृष्टि आई ड्रॉप समेत इन 14 प्रोडक्ट्स पर लगा बैन। सुप्रीम कोर्ट की फटकार का दिखा असर। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि को उत्तराखंड सरकार से भी झटका लगा है। उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के लाइसेंस प्राधिकरण ने पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी के 14 प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दिया है। दिव्य फार्मेसी की इन उत्पादों
उत्पादों पर भ्रामक विज्ञापन मामले में बैन लगाया गया है। दिव्य फार्मेसी के जिन प्रोडक्ट्स पर बैन लगा है उनमें श्वासारी गोल्ड, श्वासारी वटी, दिव्य ब्रोंको, श्वासारी प्रवाही, श्वासारी अवलेह, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रीट, मधु ग्रीट, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पावर, लीवामृत एडवांस, लिवो ग्रीट, आई ग्रीट गोल्ड और पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप शामिल है। इन पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है। उत्तराखंड औषधि नियंत्रण विभाग के नोटिफिकेशन के मुताबिक दिव्य फार्मेसी की ओर से अपने उत्पादों की प्रभावशीलता के बारे में बार बार भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए लाइसेंस को रोक दिया गया है। साथ ही बता दें, संदेश खाली केस में ममता बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। कोर्ट ने पूछा, कुछ व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए सरकार याचिका करता क्यों है? जी हाँ, संदेश खाली मामले को लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सवाल किया है कि संदेश खाली मामले में कुछ निजी व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए पश्चिम बंगाल सरकार याचिकाकर्ता बनकर उनके सामने क्यों आई है। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने संदेश खाली में महिलाओं के खिलाफ अपराध किए जाने और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच सीबीआई से कराए जाने का 10 अप्रैल को निर्देश दिया था। इसके खिलाफ बंगाल सरकार ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की थी। जी हां, साथ ही आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के लिए बसपा ने जारी की 3 और उम्मीदवारों की सूची। अमेठी एक दिन में बदल गया उम्मीदवार। जी हां, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने उम्मीदवारों की 10वीं सूची जारी की। 3 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। अमेठी, प्रतापगढ़ और झांसी लोकसभा सीट से कैंडिडेट के नाम की घोषणा कर दी गई है। बहुजन समाज पार्टी ने अब तक उम्मीदवारों की 10 सूची जारी की है। 9वीं सूची में 3 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। 10वीं सूची में भी 3 उम्मीदवारों के नाम है। सबसे बड़ी बात यह है कि 9वीं सूची में घोषित किए गए अमेठी लोकसभा सीट के उम्मीदवार को एक दिन बाद ही मायावती ने बदल दिया है। अब अमेठी लोकसभा सीट से नन्हे सिंह चौहान हाथी की सवारी करेंगे। साथ ही बता दें, सीएम योगी का राहुल गांधी पर निशाना, कहा मुगल सम्राटों के अत्याचारों पर भी बात करें। जी हां, यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सोमवार को कांग्रेसी नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि खुद को एक्सीडेंटल हिंदू बताने वाले नेता को देश के निर्माण में योगदान देने वाले हिंदू राजाओं और अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिरों को नष्ट करने के जिम्मेदार मुगल बादशाहों के बारे में भी बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने संवाददाताओं से बातचीत में नागरिकता संशोधन अधिनियम पर कांग्रेस की आपत्ति के बारे में कहा कि ये मानवता का मुद्दा है और कांग्रेस कट्टरपंथियों के दबाव के चलते इसका विरोध कर रही है। तो वहीं बता दें, यात्रियों की हो गई मौज। यूपी, बिहार समेत देश के 80 मार्गों पर रोज चलेंगी अमृत भारत ट्रेनें। जी हां, भारतीय रेलवे अगले 3 साल के भीतर दिल्ली से पूर्वी भारत के करीब 80 मार्गों पर प्रतिदिन कम से कम एक अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ऑपरेट करने लगेगी। इससे अल्प आय वर्ग के यात्रियों को तेज गति से आरामदेह यात्रा की सुविधा मिलेगी और अन्य गाड़ियों पर उनकी निर्भरता भी घटेगी। रेल मंत्रालय ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के प्रयोग की सफलता को देखते हुए करीब 450 अमृत भारत गाड़ियों के निर्माण का ऑर्डर दे दिया है। तो वहीं बता दें, अब नई दिल्ली से ना तो ट्रेनें आएंगी और ना ही जाएंगी। इन स्टेशनों से जाएंगे यूपी बिहार के लोग। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को आकर्षक बनाने का काम अब जल्द शुरू होने वाला है। रेलवे सूत्रों की माने तो लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के तुरंत बाद ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के पुनः विकास कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि साल 2023 में के बजट में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को आकर्षक बनाने के लिए मोदी सरकार ने विशेष प्रावधान किया था, लेकिन टेंडर जारी नहीं होने की सबसे बड़ी वजह यहाँ से पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशा से आने वाली 300 रेलगाड़ियां हैं। ऐसे रेलवे ने यहाँ से आने जाने वाली सभी ट्रेनों के लिए प्लान तैयार कर लिया है। अब माना जा रहा है कि राजधानी से सटे दूसरे स्टेशनों से चलाने की इन ट्रेनों की तैयारी योजना कर ली गई है और जैसे ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को फ्री किया जाएगा, कार्य शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी बीच ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर अवश्य कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद।